Brought to you by अब खाऊं वाई वाई आलु तामाको स्वादमा स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो ब्रिज सिमेन्ट सॉलिड टेक्नोलोजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। मैं विमल झाझरिया वास्तुविद। आज की पंक्तियां। दिल से बने रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, इनका कोई निरर्थक अंजाम नहीं होता। अगर निभाने का जज्बा है मेरे दोस्त तो ये पाक रिश्ता कभी बदनाम नहीं होता। मैं समय समय पर आप लोगों ने कुछ अपने समाज की अच्छी बात तो कुछ विकृति जो आ रही है उनके बारे में भी बता तो आए हूँ। आज एक यही कि कुछ जो विकृति अब अपने समाज में देखने में आ रही है उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। कोई भी दूसरे समाज के जो संस्कार है संस्कृति है उनका अच्छा जो पार्ट्स है उन्हें अंगीकार करना बहुत अच्छी बात, लेकिन सागे अगर विकृतियाँ न भी आप सागे लेवांगा तो बा शायद अच्छी बात नहीं होगी। और अपना खुद का जो संस्कार है उन्हें भी जीवित रखना उतना ही ज़रूरी है। आजकल काठमांडू में विशेष करके एक चीज़ नई देखने में आ रही है। जो अपने समाज का युवा युवती है वे लोग फ्राइडे नाइट के नाम पर एक विकृति ने अंगीकार करता जा रहा है। फ्राइडे या शुक्रवार आता ही ज़्यादातर युवा युवती घर में को नहीं मिला, कठई न कठई कोई न कोई रेस्टोरेंट में और बैठे भी एक थोड़ा दिन पहले हुक्को पीने की नई तरीक़ों चाल्यो थो में भी केमिकल को अति प्रयोग हुआ है जो अपने शरीर के लिए हानिकारक है। अब आकर एक नयो फ्राइडे नाइट की एक पार्टी, वो पार्टी में युवा युवती अपने आप ने इतनो ज़्यादा खुले रूप से प्रदर्शन करा है कि मैं शायद टेलीविज़न में बोलने में भी मने दुख हुआ है। लेकिन एक टकीला करके शराब को एक नयो रूप आयो है, वो मैं के मिलावा है ये तो मैं भी को नहीं बता पाऊँ, लेकिन वो पी के उनके बाद वे अपना आप को आपो खो देवा है और उनके बाद जो घटना घटा है बस शायद उस समय तो याद को नहीं रहेगी, लेकिन बाद में वह घटना मन में कचोटती रहेगी। और समाज में एक विकृति कहूँ या सोच या भी है कि लड़कों अगर ये सब करे है तो कोई फ़र्क को नहीं पड़े, लेकिन लड़कियां करे है तो उनको बहुत बड़ो असर देखना मिला है। फिर भी लड़कों करो या लड़की करो गलत बात गलत ही है। आपने जो माता पिता है मैं उन्हें से विशेष अनुरोध करूँगा कि पश्चिमी सभ्यता या और कोई संस्कृति की अच्छी बातें बच्चा अगर ले रहा है तो उन्हें ज़रूर अपनाने में सहयोग करो, लेकिन अगर वह कुछ गलत ले रहा है तो में ध्यान देना आपने ज़रूरी है। और एक शायद आप खुद भी कठी गलती कर रहे हैं के या देखनी ज़रूरी है कि बच्चा ने छोटी उम्र से ही उच्च शिक्षा या बढ़िया स्कूल की शिक्षा के नाम पर आप अपना आप से दूर करा हाँ। और रही खई आजकल एक बच्चों या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चा रवा है और उन्होंने आप इतनी छोटी उम्र में अलग कर देवा हाँ कि वे अपनों संस्कार तो सीख ही को नहीं पावे, सागे विकृत संस्कार भी लेकर आवे। तो ई तरफ भी एक बार आप सोचांगा कि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, उच्च शिक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है और अच्छी से अच्छी शिक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है। इनमें कोई दो मत को नहीं हो सके, दो मत हो ही को नहीं सके, लेकिन उनके सागे अपना संस्कार या अच्छा संस्कार रहना भी उतना ही ज़रूरी है। ये बात पर आप लोग एक बार बहुत सोच समझ के अपने बच्चा से बात करो, लेकिन आज को यो समय है कि बच्चा ने अगर डांटांगा तो कोई काम होगा।
उन्होंने समझाणो पड़ेगो कि थे या गलती कर रहा हो और या गलती आगे जाकर जीवन में बहुत दुख देवेगी। मेरे इन अनुरोध पर आप लोग एक बार ज़रूर से गौर करियो। यो कहते हुए अब आओ आज का अतिथि से बातचीत की तरफ आगे बढ़ा। आज आपने कने एक यहाँ का अतिथि है जो अब आके एक बाबा को जीवन या योगी को जीवन बिता रहा है, लेकिन आज से करीब 45 वर्ष पहले वे जो है इंडियन एयरफोर्स का पायलट था। जे समय में इंडियन एयरफोर्स में या कहीं भी पायलट होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती थी। और ये जो अतिथि की मैं बात कर रही हूँ, ये तो लोएस्ट हाइट में जेट उड़ाने को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, जो रिकॉर्ड आज तक दूसरों कोई तोड़ को नहीं पाए हुए। मैं बात कर रही हूँ पायलट बाबा। ये बाबा जी जो है, इन्ਹਾਂ के जीवन में एक यहाँ की घटना घटी कि ये अपना आपने पायलट की जागीर जो कर रहा था, पायलट को काम, वो छोड़ छाड़ के योगी जीवन में आगे बढ़ गया। आज 80-82 वर्ष की उम्र में भी अपना आप में बहुत कुछ जाना है और इन्ਹਾਂ की जो जानकारी है उन जानकारियाँ ने आप बातचीत में समेटांगा। आओ कार्यक्रम में स्वागत करा पायलट बाबा जी। बाबा जी कार्यक्रम में स्वागत। बाबा जी, आप एक पायलट, वो भी भारतीय वायुसेना के, और जिस समय में आप पायलट थे उस समय में उस जॉब को एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना भी जाता था और लोएस्ट जेट फ्लाइंग पायलट के रूप में भी आपने कीर्तिमान बनाया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम लिखवाया और वो आज तक कोई दूसरा तोड़ नहीं पाया। लेकिन आप में ये रूपांतरण कैसे हुआ? आखिर ऐसी क्या घटना घट गई थी? प्रभु, ऐसा है कि हम सब मानव जानते हैं कि संसार में सारा विधि व्यवस्था है। हम सब मनुष्य संस्कारों को लेकर आते हैं, फिर कर्म करते हैं, भोग करते हैं, फिर उसको प्रारब्ध बनाते हैं। ये सब लिखा हुआ है, कई एक जन्मों के एक सिलसिला है। और परिवर्तन हमारे आपके मन के अंदर नहीं है, परिवर्तन विधि के हाथ में है, उसके इशारे से होता है। और हम जानते हैं कि सबसे बड़ा वैज्ञानिक, सबसे बड़ा जोगी, सबसे बड़ा महात्मा, सबसे सफल व्यापारी ईश्वर है। ईश्वर से बढ़कर कोई बड़ा व्यापारी नहीं है, उससे बढ़कर कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं है, उससे बढ़कर कोई ज़्यादा सामाजिक नहीं है। तो कोई भाग्यशाली मनुष्य होता है कि अपने व्यवसाय को छोड़कर, अपने नौकरी को छोड़कर, अपने सब छोड़ कर के इस रास्ते पर निकल जाता है। उसमें मैं भी एक भाग्यशाली हूँ कि मुझे बहुत बड़ा अट्रैक्टिव जॉब था मेरा। मैं एडवेंचर लाइफ का जीने वाला था और खूब जिया, युद्ध लड़ा, चाइना का, पाकिस्तान का, 71 का युद्ध लड़ा और उसमें अवार्ड्स लिया, तो भी मेरे में परिवर्तन हो गया। क्योंकि विधि के लिखा हुआ था कि तुम्हें इस रास्ते के बजाय इस रास्ते पर जाना है। हमने जो गुरु लोगों की कृपा हुई उसको मैंने अनुसरण किया। एक कहावत है, जैसे कोई भी जो चमत्कारिक घटना, कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं कि 1 सेकंड में ही इंसान का दिमाग जो है बदल जाता है। तो ऐसी क्या घटना हुई थी जो आपकी ये जो रूपांतरण हुआ? मेरे साथ हमेशा होता था। कोई मेरे साथ एक्सीडेंट होने वाला है, कोई मेरे को हानि पहुंचाने वाला है। ऐसी अवस्था में एक साधारण साधु, बहुत ही साधारण साधु जो आम समाज में चलता है, वो आकर के मुझे बचा जाता था। कोई मुझे थप्पड़ ही मारने वाला आकर रोक जाता था। मैं बड़े होने पर मैं अगर मोटरसाइकिल से, स्कूटर से, अगर कार से एक्सीडेंट करने जा रहा हूँ तो बचा जाता था। ऐसा एयरफोर्स में जाने पर अनेकों बार ऐसा हुआ कि हम सब अनेकों पायलट ATC में बैठे हुए आपस में गपशप कर लगा रहे हैं और उसमें किसी पायलट को जाना है जो एक्सीडेंट करेगा, तो आ जाता था महात्मा, कहता कि इसको आज नहीं जाना है, ये पायलट आज नहीं फ्लाई करेगा। हम कहते भाई एयरफोर्स की ला है, इसके अंदर परिवर्तन करने की क्षमता नहीं है, इसलिए तो जाएगा ही। तो कहता है तब इसको बचाना पड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं बचाएगा।
या तो हम लोग कोशिश करके उस पायलट को उस दिन परिवर्तन करा लेते थे कमांडर से बात करके, और नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता था, फिर नहीं बचा सकते थे। तो ऐसी घटनाएं घटती रहती थी। ऐसा ही 66 में मेरे साथ घटना घटी। आपको मैं नेफा में फ्लाई कर रहा था, आपको मेरे साथ, मैं मिग के साथ था, और हम लोग स्काई रैकिंग कर रहे थे, 3 मिग एक साथ कर रहा था। 2 मिग तो क्रैश कर गए, मैं रह गया और उनके पीछे मैं था। एक पैरेलल में तो लगा कि मैं ही गया, तो ऐसा लगा कि इंजन का प्रेशर कम हो गया, प्लेन नीचे जा रहा है। तो ऐसा लगा कि हम दबाव से, जो स्वाभाविक दबाव से हम ऊपर आ गए हैं और इंजन इसका फेल कर गया है। तो हम कह चलो जाने दो, जाता है जाने दो, क्रैश करेंगे मरेंगे। लेकिन फिर महसूस हुआ कि नहीं, हम इतने अमीर देश के पायलट नहीं हैं कि हम कई 100 करोड़ का प्लेन को क्रैश कर दें और अपने भी मरें या बेल आउट करके निकल जाएं। मैं कहा मैं बचाऊंगा, संकल्प किया कि मैं इस प्लेन को बचाऊंगा और अपने को ही बचाऊंगा। इसे हर सेकेंड, हर मोमेंट जान के साथ खेलता रहा, रिस्क लेता रहा। लगा अब टच करेगा पहाड़ से, अब टच करेगा पहाड़ से, एक एक सेकंड देखता रहता। इतने में क्या महसूस हुआ कि कोई व्यक्ति कॉकपिट में प्रवेश कर रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा, लग रहा है कि हवा की तरफ कोई व्यक्ति करे, कॉकपिट प्रवेश कर रहा है, उसका भौतिक शरीर बन रहा है। वो व्यक्ति बहुत वही दिखाई पड़ेगा, वही बाबा है जो सिंपल हर जगह मिलता था, वही बाबा है। आके बैठ के, कॉकपिट इतनी जगह नहीं होती है, और निर्देशन देना शुरू किए कि ऐसे ऐसे फ्लाई करो। और उन्होंने हेड क्वार्टर, जो उस वक्त छबुआ एयरपोर्ट से हम फ्लाई किया था, आसाम में है आपको 14 विंग एयरपोर्ट छबुआ था, वहाँ उन्होंने स्क्वाड्रन को कहा है कि भाई या इमरजेंसी लैंडिंग चाहिए, इसको लैंड कराओ। और बड़े आराम से हमें नेफा से लौट कर फील्ड एरिया में छबुआ एयरपोर्ट पर आ गया, और हमने सेफ्टी से लैंड कर दिया। इमरजेंसी व्यवस्था बनाई हुई थी, और सबके सामने वो कॉकपिट खुला तो निकले, ऐसा नहीं कहा दृश्य बन के, सबके सामने उतरे, सबको एक आर्मी की तरह से सैल्यूट किया, नमस्कार किया और निकल जाने लगे। हम भी उनके पीछे उतरे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम इससे कुछ मत पूछो, अपने काइट को देखो, तुम्हारी काइट की क्या ट्रेनिंग है। और कुछ दूर गए तो कमांडर जो था धरती गिरा था, उसने रोकने की कोशिश किया, एयर कमांडर था, कि इसको रोको। मैं कहा नहीं सर, हवा को अपने रोक सकते हैं। वो तो गया, जहाँ से दिखाई पड़ा उसके बाद तो दिखाई नहीं पड़ेगा, खोजते रही इस एरिया में कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा ही हुआ, हर तरफ खोजवाया लोगों ने, चारों तरफ एयरफोर्स के लोग फैल गए, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं पड़, निकल गया। फिर मैंने उन्होंने कहा कि सरप्राइज हुआ, एक मनुष्य शरीरधारी यहाँ डिसअपियर हो गया। हमारा मनुष्य ही है, लेकिन हमारे आपके विज्ञान से ऊंचा विज्ञान उसके पास है। आप ये कहना चाहते हैं जो बाबा आपको समय समय पे मिलते थे वो सशरीर मिलते थे, और जिस दिन बचाया उस दिन भी जब निकले हैं उस समय सशरीर निकले। तो उस घटना के बाद फिर उनसे कभी मुलाकात हुई? उसके बाद परिवर्तन हुआ मुझ में। आपको मैंने सोचा कि मैं अब एयरफोर्स के लिए नहीं, मुझे इस रास्ते पे जाना चाहिए जिस रास्ते ये आ रहा है। फिर उनके खोज में निकल गया, 2-2.5 साल खोजता रहा, कहीं भेंट नहीं हुआ आपको। फिर मैंने खोजना छोड़ दिया, ठीक है जो कुछ होगा अपने आप मिलेंगे। फिर हम नेपाल में आ गए आपको। और हमने ये भी सुना है कि उनसे मुलाकात या उनसे दीक्षा जो आपको मिली वो नेपाल में आके नेपाल में हिथौड़ा में जो भैंसे हैं त्रिखंडी महादेव में, वहाँ मिला है, राप्ती के किनारे। वो जो पहले का जीवन आपका जो था और अब जो जीवन है उसमें प्रमुख अंतर आप क्या देखते हैं? अब प्रभु हम बहुत जानते हैं, अब हम विश्व को जानते हैं, हम ब्रह्मांड को जानते हैं, हम ग्रह नक्षत्रों को जानते हैं, लोकांतर को जानते हैं, क्योंकि मैं समाधि पुरुष बन गया। और समाधि में जैसे आपको एयरफोर्स से इस शहर से उस शहर आसमान फ्लाई करा जा सकता था, मुझसे बेहतर मैं आपको समाधि में जा कर के दुनिया में भ्रमण कर सकता था, और करने लगा। और मेरी ज्ञान की पटक जो है बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गई। मैं वेद, शास्त्र, उपनिषद, रामायण, गीता सबको जानने लगा, बाइबल, कुरान सबको जानने लगा, और ये समझ गया कि जीवन का सत्य क्या है। तो जो आनंद इसमें है वो आनंद उसमें नहीं है, वो स्पर्श का आनंद है, और ये आपको एहसास है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद,
एक छोटो सो ब्रेक ले रहा हाँ, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, होलिकाको भाइको नाम के हो? अप्सन ए घटोत्कच, अप्सन बी हिरण्यकशिपु, अप्सन सी भक्त प्रहलाद, अप्सन डी कंश। दिएका अप्सनहरूमध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 34004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। कलर्स मोबाइल P20 प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। सीजी को ग्यास गीजर प्रत्येक महीना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। brought to you by अब खाऊं वाई आलु तामाको स्वादमा, स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। ब्रिज सिमेन्ट सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं पायलट बाबा से। आओ ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। तो बाबा, परमात्मा एक है ये कहा जाता है, सभी धर्म के गुरु यही कहते हैं। तो फिर ये जब लक्ष्य जब सभी का एक है तो आपस की ये द्वंद्व क्यों है समाज में, जो अलग अलग रास्ते चल के वहाँ जाते हैं? हम कर्म प्रधान हैं। ऐसा होता है कि मनुष्य कर्म प्रधान है और जो हमसे ऊंचे लोग हैं, ऋषि मुनि देवता लोग, वो आपको भोग प्रधान है। और पशु पक्षी नीचे की जोनी भी भोग प्रधान है। उनको कर्म करने का अधिकार नहीं है। उनको अगर कर्म करना होगा, देवता लोग कर्म करना होगा तो मनुष्य बनना पड़ेगा। और कर्मों का फल ही संस्कार, भोग और प्रारब्ध बनाता है। इसे हम कर्मों को लेकर आए हुए हैं। मनुष्य जो है विभिन्न विचारों का, विभिन्न मंतव्य का अपना कर्म लेकर आया हुआ है। उसी कितना हो कोशिश करेगा, आपको अगर उसे भाग्य में नहीं है, उसने कुछ करके नहीं आया तो उसको नहीं मिलेगा। और हर किसी को मालूम है कि हमें सब कुछ यही छोड़ कर जाना है। ऐसा कोई नहीं है। एक बच्चा 10-20 साल का हो जाता है, समझ जाता है कि अरे हम खेले कूदे बड़े होंगे, एक दिन हमें छोड़ कर जाना पड़ेगा, क्योंकि लोग जैसे चले जा रहे, कोई रह नहीं रहा है। लेकिन तो भी हम भटकते हैं, तो भी हम संशय में जीते हैं। आपको बड़े बड़े बुद्धिमान कथाकार लोग जो हैं, आपको आज बड़े बड़े कथाकार लोग हैं, उनकी कथाओं में लाखों लोग आते हैं, दुनिया को समझाते हैं, भागवत कहते हैं, लेकिन खुद उनको डर लगता है कि अरे हमें एक दिन छोड़कर जाना है। लेकिन ये जब समझ में आ जाएगा, अनुभव में आ जाएगा कि हम यहाँ के लिए नहीं हैं, अपने कर्म करने के लिए आए हैं, तो हम बदल जाते हैं, लोग बदलते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं क्या, जो इस पृथ्वी पर हम जो शरीर लेके पैदा हुए हैं वो सिर्फ कर्म के लिए है, असल में हम यहाँ एक कठपुतली हैं, ये कहना चाह रहे हैं? हम ना कठपुतली नहीं हैं, हम बहुत बलशाली हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत बुद्धिमानी हैं। हम मन को किसी डायमेंशन विकसित कर सकते हैं। मन को हम योगी बना करके अनेक सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं, महात्मा बना करके। मन को हम उच्च कोटि के वैज्ञानिक बना करके विज्ञान को सिद्ध कर सकते हैं। मन को हम डॉक्टरी पढ़ा कर बहुत बड़ा खोज कर सकते हैं, क्योंकि मन ही सब कुछ है। अब मन ने ही हमें आपको बनाया है, अब मन ने ही हमें संसार को सिविलाइज करने का मौका दिया है। तो संसार में जितना सौंदर्य दिखाई पड़ रहा है, जितनी सुंदरता दिख रही है, जितने फैशन दिखाई पड़ रहा है, सब मन की देन है। लेकिन मन हमें भटकाता भी है और मन हमें इन सांसारिक वस्तुओं में भोग दिला करके आपको आनंद भी दिलाता है, एहसास भी दिलाता है कि यही सब कुछ है। लेकिन जो योगी है समझ जाता है कि हम यहाँ सब कुछ में रह करके इससे ऊपर उठने के लिए आए हैं। हम जिस सीढ़ी पर सफल हुए हैं उसी सीढ़ी पर नहीं बैठना है, हमको उसके एक एक सीढ़ियाँ छोड़ करके हमें छत पर जाना है। जब मन को ये समझ में आ जाता है तो हर मान प्रतिष्ठा ऐश्वर्य को पीछे छोड़ करके सत्य क्यों निकल जाता है। सत्य शाश्वत है, वो नहीं बदलने वाला है। मृत्यु जैसे शाश्वत नहीं बदलने वाला है। चाहे कोई योगी जति सन्यासी अवतार है, उनको जाना ही है आपको। उससे सत्य शाश्वत है, कल भी था, आज भी, कल भी रहेगा। ये जब अनुभव हो जाता है आपको तो आदमी निडर संसार में जीता है और अपने पवित्र रास्ते पर चल देता है। नेपाल में एक चीज़ हमने कई वर्षों से देखा है, जब जब कोई राजनीतिक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो कोई ना कोई जो योगी कहें आप जैसे यहाँ पहुँचे हुए पाते हैं। जी।
इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे भी कहीं कोई मतलब ऊपर वाले की कृपा है? ये नेपाल की देन जोगी की है। एक जोगी ने नेपाल को एकत्र किया है, उसके आशीर्वाद से राजा पृथ्वीराज को मौका मिला है कि एक संगठित होकर एक संगठित राज बनाए। उसके पीछे जोगी का चिन्ह है, जोगी का प्रभाव है, और उसके प्रभाव से हिमालय के जोगी लोग नेपाल में आते रहे। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। जोगी हमेशा रहेंगे। अब नेपाल के दुर्दशा किने भएको छ कि यहाँहरूमा धेरै परिवर्तन भएको छ। के परिवर्तन भएको छ? स्वार्थी भएको, लालची भएको, आफ्नो स्वार्थको लागि देशको हितको बिगार्नु भएको छ। तो यस्तो हेरेर साधु महात्माहरू तिनीहरूको मनमा खट्का हुन्छ कि यत्रो राम्रो देश, हिमालयमा बसेको मान्छे, हिमालयमा जन्म लिएको मान्छे यस्तो विचार किन आएको? तसा तिनीहरूले बाटो हेराउनुलाई पुगिहाल्छ। नेताहरूलाई के प्रदर्शन दिएर रास्ता देखाउँछ, तर गर्दै गर्दैन। त्यो थाहा छैन। तपाईँले जे भन्नुभयो नि कि बाटो देखाउनलाई पुग्छन् जोगी, तर त्यो देखाएको बाटोमा नेताहरू हिँडेको पनि त देखिँदैन नि। होइन, तिनीहरूको संस्कार छैन हजुर। तिनीहरू त्यो संस्कार लिए आएको छैन। त राजाको संस्कार लिनुभएको छ, तर तिनीहरूको संस्कारमा भगवत प्राप्तिको, भगवत कृपाको प्राप्त गर्नलाई लोभ छाडेर देशको रक्षा गर्नलाई त्यो भाव आएको छैन, नआउने। समय अभाव के कारण से पायलट बाबा से हुई बातचीत को पूरा अंश आप लोगों ने को नहीं दिखा पाया। इनको जो बाकी अंश है वो अगले सप्ताह दिखाऊंगा। इतनों कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और ई हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, भगवान शिवलाई कुन नामले सम्बोधन गरिँदैन? अप्सन ए पश्मेश्वर, अप्सन बी कन्हैया, अप्सन सी पशुपतिनाथ, अप्सन डी त्रयम्बकेश्वर। सही उत्तर हो अप्सन बी कन्हैया। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाईको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 98 10 074 630, 98 14 78 95 68, 96 17 97 98 30, 98 49 15 18 12, 98 10 17 26 88। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ। 98 41 83 86 73। बधाई छ। विजेताले आफ्नो परिचय खोल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ताभित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्यबानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 49 82 38 04 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, होलिकाको भाइको नाम के हो? अप्सन ए घटोत्कच, अप्सन बी हिरण्यकशिपु, अप्सन सी भक्त प्रहलाद, अप्सन डी कंश। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ABC वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 34004 मा SMS गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाईको गिफ्ट ह्याम्पर। कलर्स मोबाइल P20 प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। सीजी को ग्यास गीजर प्रत्येक महीना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मैंने भी इजाज़त दो, और ए कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है, मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो नेपाल@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो, और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार। सुन्दर सपनाका बिउ छर्दै आफ्नो पहिचान फैलाउँदै नयाँ नयाँ विचारको ल्याउँदै उपहार भाइ सरस्वत बाबुको जसले फिजाउँछ सौरा भाइ सरस्वत बाबुको जसले फिजाउँछ सौरा हामी सबैको प्यारो आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरव